Hello everyone, today in this video of chapter number 3, that is human reproduction, we'll study about structure of sperm. ठीक है, तो हमने कल ऑलरेडी देखा कि कैसे गेमेटोजेनेसिस प्रोसेस में स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, राइट. सो स्पर्म का जो फॉर्मेशन था उसे हमने क्या बोला था, स्पर्मेटोजेनेसिस. तो स्पर्म तो हमने बना लिए, लेकिन अब देखते हैं कि स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो सी, स्पर्म जो है उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है. कैसा है? माइक्रोस्कोपिक. मतलब जो स्पर्म को तुम नॉर्मली अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, तुम्हें उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप का हेल्प लेना पड़ेगा. फाइन. तो ये जो स्पर्म है कैसे होंगे? दे आर दी माइक्रोस्कोपिक, राइट. एंड अगर स्पर्म का ये जो बॉडी है उसको अगर तुम देखोगे तो इट इज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. इट इज़ बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 4 पार्ट्स. फाइन. सो सी, ये वाला जो डायग्राम है विच इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक एंड दिस इज द डायग्राम जस्ट फॉर योर रेफरेंस. ठीक है, सो हम दोनों डायग्राम के हेल्प से पुनः स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. ओके, सो मैंने इसके पहले क्या बोला कि स्पर्म जो है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 4 पार्ट्स में, राइट. सो यू कैन सी द फर्स्ट पार्ट इज व्हाट? हेड पार्ट. पहला पार्ट जो है वो कौन सा है? हेड वाला, राइट. हेड के बाद उसके पास कौन सा पार्ट आएगा? नेक, राइट. नेक के बाद द थर्ड पार्ट है वो कौन सा है? मिडल पीस. फाइन. मतलब यहाँ तक का क्या है? मिडल पीस. एंड फिर ये जो लंबा सा जो पार्ट दिख रहा है इट इज़ नथिंग बट व्हाट? टेल. ठीक है. सो स्पर्म जो है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 4 पार्ट में. कौन कौन से? हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल. गॉट इट. सो स्पर्म के 4 पार्ट्स हो गए. फाइन. अब देखो ये पूरा का पूरा स्पर्म जो है इट इज़ बीइंग कवर्ड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. द होल स्पर्म जो है इट इज़ कवर्ड बाय व्हाट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, तो देखो अब हम हर एक पार्ट ऑफ स्पर्म को एक एक करके देखते हैं कि कैसा होता है. ओके, सो सी, लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विथ व्हाट? हेड पार्ट. ओके, सो सी, हेड कैसा है? इट कंटेन्स एलोंगेटेड हेप्लॉइड न्यूक्लियस, राइट. सो इसने क्या बोला है कि ये जो हेड वाला जो पार्ट है उसमें एलोंगेटेड क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है. लेकिन ये जो न्यूक्लियस है वो कैसा है? हेप्लॉइड, राइट. बट ऑब्वियस ये हेप्लॉइड होगा. क्यों? क्योंकि स्पर्म जो है वो कैसे होते हैं? हेप्लॉइड, राइट. मतलब कि स्पर्म अगर हेप्लॉइड है तो स्पर्म के अंदर के जो न्यूक्लियस है वो भी कैसे होंगे? हेप्लॉइड. एंड विल कंटेन हाउ मेनी क्रोमोसोम्स? 23 क्रोमोसोम्स, राइट. कैसे होंगे? 23 क्रोमोसोम्स. एंड स्पर्म तो अपना क्या है? मेल गैमेट. क्या है? मेल गैमेट. गॉट इट. अब देखो जो एंटीरियर पोर्शन जो है स्पर्म का, राइट, दैट इज 2/3 पोर्शन. एंटीरियर मतलब ये वाला आगे का पोर्शन, राइट. कितना? 2/3 पोर्शन. ये जो है इट इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर. यू कैन सी, राइट. ये जो है वाइट कलर का कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम क्या बोलेंगे? एक्रोजोम. क्या बोलेंगे? एक्रोजोम. ये एक्रोजोम जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है. हम देख लेते कैसे. फाइन. सो सी, ये एक्रोजोम जो है ये जो वाइट कलर का जो पार्ट है ये बनता कहाँ से? सबसे पहले ये जो है इट विल बी फॉर्म फ्रॉम द स्पर्मेटिड, राइट. ये स्पर्मेटिड के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? गोल्जी बॉडीज. तो ये गोल्जी बॉडीज से ये क्या बन जाते हैं? एक्रोजोम. क्या बन जाएंगे? एक्रोजोम. एंड मैंने तुम्हें अभी बताया कि एक्रोजोम जो है दिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या भरे रहेंगे? एंजाइम्स. क्या रहेंगे उसके अंदर? एंजाइम्स. एंड उस एंजाइम से क्या होने वाला है? इट विल हेल्प इन ओवम फर्टिलाइजेशन. किसके फर्टिलाइजेशन के लिए हेल्प करेगा? ओवम के, राइट. सो वेन एवर द स्पर्म एंटर्स द फीमेल वजाइनल ट्रैक एंड इट रीचेज टू द ओवम, तो ऐसे ही स्पर्म डायरेक्टली जाके ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर सकता, राइट. तो वो टाइम पे एक्रोजोम जो है वो अलग अलग टाइप के एंजाइम सिक्रेट करेगा, ओवम के एक एक लेयर को डीजनरेट करेगा. उसके बाद इट कैन एंटर इनटू व्हाट? ओवम. समझा, राइट. सो देखो कौन कौन से एंजाइम वो सिक्रेट करता है. तो देखो उसके पास 2 टाइप के एंजाइम्स होंगे, एक तो प्रोटियोलिटिक एंड एक लाइसोसोमल एंजाइम्स.
अभी प्रोटियोलिटिक एंजाइम वो होते हैं जो प्रोटीन्स, पेप्टाइड, इनको ब्रेक डाउन करने के लिए हेल्प करते हैं, और लाइसोसोमल एंजाइम मतलब वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, राइट। सो ये दोनों एंजाइम को टुगेदर हम क्या बोलते हैं, स्पर्म लाइसिन्स, क्या बोलेंगे, स्पर्म लाइसिन्स, फाइन। अब देखो कौन कौन से एंजाइम्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। एक है हाइलुरोनिडेज, राइट। ये हाइलुरोनिडेज एंजाइम जो है वो क्या करेगा, आउटर लेयर होता है ना, उसके ऊपर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ हाइलुरोनिक एसिड, राइट। सो वो हाइलुरोनिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए यह हाइलुरोनिडेज एंजाइम एक्रोसोम से क्या होगा, रिलीज होगा, ताकि हाइलुरोनिक एसिड क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज, एंड स्पर्म एक लेयर अंदर जा पाए, फाइन। अब ये कोरोना है, एक्रोजीन या जोना जो है, ये सब क्या है, ये ओवम के लेयर्स है, तो इनको भी ब्रेक करके स्पर्म को अंदर एंट्री लेनी पड़ेगी ताकि वो न्यूक्लियस तक पहुंच पाए। तो उनको ब्रेक करने के लिए भी अलग अलग एंजाइम है। सो कोरोना रेडिएटर को ब्रेक करने के लिए कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम है, राइट। फिर एक्रोजिन या जोनोलाइसिन जो है वो किसको ब्रेक करेगा, जोना पेलिसुडा लेयर ऑफ दी ओवम, राइट। वो हम देखेंगे जब हम ओवम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, फाइन। सो ये एक्रोसोम जो है, देखा कैसे ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट है जो ओवम के फर्टिलाइजेशन के लिए हेल्प करेंगे, एंड जो भी एंजाइम्स है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्म लाइसिन्स, क्या बोलेंगे, स्पर्म लाइसिन्स, फाइन टिल हियर। तो समझा हेड कैसा है, हेड इज व्हाट, एलोंगेटेड हेप्लॉइड न्यूक्लियस है इसके अंदर, फाइन। एंटीरियर पार्ट जो है इट इज कवर्ड बाय व्हाट, कैप्लैक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम, जो किससे बना है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जो स्पर्मेटिड में प्रेजेंट होगा, एंड इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट है जो किसके लिए काम आएंगे, फॉर ओवम फर्टिलाइजेशन, एंड वो जो भी प्रोटियोलिटिक और लाइसोसोमल एंजाइम है उसे हम क्या बोलेंगे, स्पर्म लाइसिन्स, जो ओवम के हर एक लेयर को ब्रेक करके स्पर्म को ओवम के अंदर न्यूक्लियस तक एंट्री करवाने के लिए हेल्प करते हैं, फाइन। सो दिस वाज अबाउट द हेड पार्ट ऑफ द स्पर्म। अब हम देखते हैं नेक पार्ट ऑफ द स्पर्म, ओके। सो सी, नेक जो है यू कैन सी इट इज बिटवीन मिडल पीस एंड हेड, राइट। दिख रहा है नेक कहाँ पे है, इट इज बिटवीन व्हाट, मिडल पीस एंड हेड, राइट। अब ये नेक जो है इसके पास दो सेंट्रियोल्स होते हैं, कितने सेंट्रियोल्स होंगे, दो, राइट। एक यहाँ पे जो न्यूक्लियस के आसपास है, लेकिन वो वाले सेंट्रियोल को क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल, मतलब वो थोड़ा फ्री होता है, फाइन। एंड दूसरा जो है दैट इज डिस्टल, जो कहाँ रहेगा, ये वाला जो लाइन जो है, राइट, ये जो है इट्स अ एक्सोनिम और एक्शियल फिलामेंट। तो ये सेंट्रियोल जो है, डिस्टल सेंट्रियोल, वो ये माइटोकॉन्ड्रियल या के टिप के ऊपर प्रेजेंट रहेगा, जिसके थ्रू क्या फॉर्म होता है, एक्सोनीम या एक्सियल फिलामेंट, राइट। ये सेंट्रियोल या एक्सियल फिलामेंट के बारे में हमने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में द सेल द स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट लाइफ में पढ़ा है, फाइन। तो ये इनका जो अरेंजमेंट होता है कैसा होता है, 9+2 का अरेंजमेंट होता है, राइट। याद नहीं होगा तो एक बार देख लेना कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इट्स अ माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्या है ये, माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो नेक कैसा है, इट इज़ अ रीजन बिटवीन हेड एंड मिडल पीस, राइट, नैरो एरिया है, दो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होंगे, प्रॉक्सिमल वाला जो फ्री रहेगा और डिस्टल वाला जो माइटोकॉन्ड्रियल के टिप के ऊपर प्रेजेंट रहेगा, एंड इट विल फॉर्म व्हाट, एक्सोनिम और एक्सियल फिलामेंट, राइट, जो यहाँ से स्टार्ट होता है एंड पूरे टेल तक वो एक्सटेंड होता है टिल द एंड, गॉट इट, फाइन। सो दिस वाज अबाउट व्हाट, नेक, राइट। अभी देखना ये वीडियो में जितनी भी चीज़ें रेड कलर से लिखी हुई दिखेगी, दोज आर दी एक्स्ट्रा पॉइंट्स, राइट, विच आर नॉट इंक्लूडेड इन योर टेक्स्ट बुक, फाइन। सो दिस विल हेल्प यू इन योर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, और यू कैन से इट विल हेल्प यू इन अ नीट, ओके। सो ये था नेक के बारे में। अब हम देख लेते हैं अबाउट दी मिडल पीस, फाइन। सो सी, मिडल पीस जो है उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेंगे, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया। सो ये जो येलो कलर के ट्विस्टेड फॉर्म में जो भी तुम्हें दिख रहे हैं वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो कि ये जो रॉड जैसे जो दिख रहे हैं अलग अलग, वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो ब्लैक कलर का जो लंबा सा लाइन जो पास हो रहा है फ्रॉम दिस मिडल पीस टिल द एंड ऑफ द टेल, वो क्या है, एक्सोनीम या फिर यू कैन से एक्सियल फिलामेंट, राइट। एंड इसके टिप पे एक छोटा सा जो सर्कल दिख रहा है वो क्या है,
और सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल। गॉट इट, फाइन। सो क्या देखा हमने कि एक्सोनियम और एक्सियल फिलामेंट जो ये माइटोकॉन्ड्रिया से क्या करेगा, इट विल रन, फाइन। लेकिन ये जो एक्सियल फिलामेंट को ये क्या कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली इसके ऊपर वो क्या है, टर्न बनाया है उसने, ट्विस्ट हुआ है, राइट, लाइक अ हेलिकल स्ट्रक्चर, राइट। सो ये कितने माइटोकॉन्ड्रियन से बना है, 10 to 14 टर्न्स बने, कितने, 10 to 14 टर्न्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, राइट, जो हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, यू कैन सी ओवर हियर, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, राइट, जिसे हम क्या बोलते हैं, नैनबेनकन, क्या बोलेंगे, नैनबेनकन, फाइन। सो ये जो 10 to 14 टर्न्स, जो ट्विस्टेड टर्न्स जो बनाए हैं, राइट, जो हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखता है ट्विस्टेड, जिसने एक्सोनियम और एक्सियल फिलामेंट के ऊपर ये टर्न्स बनाए हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, नैनबेनकन। गॉट इट, फाइन। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, ये तो हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नथिंग बट पावर हाउस ऑफ द सेल, फाइन। पावर हाउस ऑफ द सेल है, मतलब कि वो क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी, क्या प्रोवाइड करने वाला है, एनर्जी। तो स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे मेन काम क्या होता है कि वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, किसके लिए, स्विमिंग के लिए। अब ये स्पर्म कहाँ स्विम करने वाला है, राइट, तो ये स्विमिंग कहाँ करता है, व्हेन इट एंटर्स इनटू द वजाइनल ट्रैक एंड इट हैव टू रीच टूवर्ड्स द ओवम, तब उसको बहुत फास्ट ओवम तक पहुंचना होता है, राइट। सो वो टाइम पे ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसे एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू ये टेल जो है विच इज़ गोइंग टू एक्ट लाइक अ फ्लैजेला एंड इट विल इंक्रीज इट्स स्पीड एंड स्पर्म में मोटिलिटी बढ़ जाती है। गॉट इट। सो देखो क्या बोला है कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेस एनर्जी फॉर मूवमेंट ऑफ टेल दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर वॉट, फर्टिलाइजेशन। समझा। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करने वाले हैं, इट इज़ गोइंग टू प्रोवाइड एनर्जी जिससे टेल अपना मूवमेंट करेगा और स्पर्म मोटिलिटी करेगा, मतलब स्पर्म मूव होगा, मोटाइल बनेगा, रैपिडली ओवम तक पहुंचने की कोशिश करेगा, जो किसके लिए फ़ायदेमंद होगा, फॉर फर्टिलाइजेशन, किसके लिए काम आएगा, फॉर फर्टिलाइजेशन। सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, ये पर्पल कलर का जो डार्क लाइन जो है दैट इज नथिंग बट व्हाट, एक्सोनियम। गॉट इट, फाइन। सो टेल इज लाइक अ फ्लैजेला, राइट, और फ्लैजेला हमें पता है किसके लिए काम आता है, फॉर दी मोटिलिटी। ओके, सो अब हम देखते हैं अबाउट दी टेल। सो सी, टेल जो है इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्पर्म, राइट। सबसे बड़ा पार्ट अगर स्पर्म का कुछ होगा तो वो क्या है, टेल, फाइन। अभी हमने देखा कि ये एक्सोनियम या एक्सियल फिलामेंट है वो तो टिल द एंड तक रहेगा, राइट, टेल के एंड तक वो रहने वाला है। एंड टेल इज कंसिडर एज व्हाट, वाइब्रेटाइल पार्ट ऑफ द स्पर्म। क्यों वाइब्रेटाइल, क्योंकि जब वो मोटाइल करेगा तो वो वाइब्रेट होते होते जाएगा, राइट, इट विल मूव, तो हमें ऐसा लगेगा कि इट इज़ वाइब्रेटिंग, फाइन, क्योंकि उसका स्पीड बहुत हाई होता है। ऐसा नहीं कि स्लो स्लो जाएगा तो पहुंच पाएगा, नहीं, इट रिचेज विद इन फ्यू मिनट्स, फाइन। तो इसीलिए इसका जो स्पीड है वो बहुत फास्ट होगा एंड वो स्पीड में ओवम तक पहुंचने के लिए उसे एनर्जी कौन प्रोवाइड करने वाला है, माइटोकॉन्ड्रिया, फाइन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, स्पर्म, जो 4 पार्ट में डिवाइडेड है, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल, राइट। हेड में हमने क्या देखा कि इसके पास इलोंगेटेड न्यूक्लियस है, इसके पास एक्रोसोम है और एक्रोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट रहेंगे, एंजाइम्स जो ओवम के लेयर्स को ब्रेक करने के लिए हेल्प करेंगे एंड स्पर्म कैन फर्टिलाइज इट। नेक जो हेड एंड मिडल पीस के बीच में है, उसके पास 2 सेंट्रियोल्स होंगे। मिडल पीस जहाँ पे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होंगे जो एक्सोनियम और एक्सियल फिलामेंट के ऊपर 10 to 14 टर्न्स बनाएंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, नैनबेनकन। एंड माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम क्या होता है, इट इज गोइंग टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर स्विमिंग, फाइन। एंड टेल जो है वो लॉन्गेस्ट पार्ट है, एक्सोनियम और एक्सियल फिलामेंट है वो टिप तक रहेंगे एंड टेल इज कंसिडर्ड एज व्हाट, वाइब्रेटाइल पार्ट ऑफ द स्पर्म, फाइन टिल योर। ओके, अब देखो तो ये था अपने स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में। अभी अगर ह्यूमन मेल इजैकुलेट करता है, राइट, सो इफ ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स तो वो हर एक इजैकुलेशन में 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स इजैकुलेट करता है। कितना, 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स, राइट। सो इन्होंने क्या बोला है, इट इजैकुलेट्स ड्यूरिंग दी कॉइटस, राइट। कॉइटस क्या होता है, इंटरकोर्स,
fine. So each coitus it is going to ejaculate how much sperms, 200 to 300 millions of sperms. लेकिन इतने सारे sperms में से सिर्फ एक ही sperm होगा जो ovum को fertilize करेगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, waste. फाइन. सो देखो, अगर नॉर्मल फर्टिलिटी अगर मेंटेन करनी है मेल को, तो इतने सारे में से 60% जो स्पर्म्स होंगे, कितने, 60% जो स्पर्म्स होंगे उनको सिर्फ नॉर्मल शेप एंड साइज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है. एंड 40% जो स्पर्म्स होंगे इतने में से, दे मस्ट हैव अ विगरस मोटिलिटी. जैसे मैंने तुम्हें बताया कि ये स्पर्म जो है वो स्लो नहीं जाएगा ओवम के पास, वो बहुत फास्ट और एक फुल स्पीड में वहाँ तक पहुँचता है, इसलिए उसकी जो मोटिलिटी जो है वो बहुत विगरस होती है, बहुत फास्ट होगी. फाइन. सो 40% स्पर्म में सिर्फ विगरस मोटिलिटी होनी ज़रूरी है, 60% स्पर्म में सिर्फ नॉर्मल शेप एंड साइज हो, उतना भी बस है. फाइन. सो एक बार अगर ये स्पर्म बन जाता है, राइट, तो ये क्या करने वाला है, ऐसा सिर्फ उसका एक ही काम नहीं है कि वो जाके फर्टिलाइज करेगा, लेकिन हमें पता है स्पर्म कहाँ बनता है, स्पर्म इज फॉर्म इन दी टेस्टिस. तो टेस्टिस में से अब स्पर्म एक बार रेडी हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन करने के लिए उसको एक पाथवे से फॉलो करना पड़ेगा, राइट. तो हमने देखा था इसमें कि कैसे स्पर्म ट्रांसपोर्ट होता है एंड कैसे स्पर्म फॉर्म होता है, राइट. ये जो स्लाइड है हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देख ली थी कि स्पर्म कहाँ से रिलीज होने वाला है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, क्योंकि हमें पता है कि टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही स्पर्म्स बनते हैं. एंड एक बार स्पर्म्स बन गए तो वो कहाँ जाएंगे, टू दी एक्सरी डक्ट्स, राइट. तो सबसे पहले रेटेटेस्टिस से, वासा एफरेंशिया से द स्पर्म्स है, ये मतलब कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, रेटेटेस्टिस से, वासा एफरेंशिया से कहाँ पहुँचता है, टू दी एपिडिडिमिस. एपिडिडिमिस से वो कहाँ पहुँचेगा, टू द वासा डिफरेंस, जो यूरेटर से टर्न मार के कहाँ जाएगा, टू दी ये प्रोस्टेट ग्लैंड की तरफ जाएगा, जहाँ पे उसको बीच में ही सेमाइनल वेसिकल मिल जाएगा एंड विल फॉर्म अ इजैकुलेटरी डक्ट एंड देन इट विल एंटर टू व्हाट, यूरेथ्रा, मतलब इट विल जॉइन दी यूरेथ्रा. फाइन. एंड फिर यूरेथ्रा प्रोस्टेट से लेके पेनिस के यूरेथ्रा से पास होके इट विल बी आउट, राइट. जो भी मतलब स्पर्म अगर वो कैरी करेगा तो इतना लंबा पाथ फॉलो करके फिर पेनिस से जो यूरेथ्रा पास होता है उससे वो बाहर निकालेगा, राइट. सो सी, लेकिन उसके पहले हमने ये भी देखा था कि ये एपिडिडिमिस जो है या वासा डिफरेंस जो है, राइट, या फिर ये प्रोस्टेट सेमाइनल वेसिकल जो है, या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड है, या फिर बर्बो यूरेथ्रल है, ये सब क्या करते हैं, दे सिक्रीट, राइट, दे सिक्रीट सब सब्सटेंसेस, जिसके वजह से ये स्पर्म को क्या मिलता है, मेचुरेशन मिलता है एंड दे ऑल्सो गेट द मोटिलिटी ऑफ दी स्पर्म्स, राइट. मतलब स्पर्म मेच्योर भी होते हैं एंड स्पर्म में मोटिलिटी की कैपेबिलिटी भी आती है, राइट. सो मैंने अभी तुम्हें बताया कि ये सारे डक्ट्स जो है या ग्लैंड्स जो है वो क्या करने वाले हैं, दे आर गोइंग टू सिक्रीट सब सब्सटेंस, राइट. अब वो जो सब्सटेंस वो सिक्रीट करते हैं उस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, समाइनल प्लाज्मा. क्या बोलेंगे, समाइनल प्लाज्मा. फाइन. और ये समाइनल प्लाज्मा और स्पर्म दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सीमेन. यू कैन सी इन दिस पिक्चर सीमेन ऐसा दिखता है. फाइन. इट इज अ लिक्विडिफाइड विस्कस थिक सीमेन है. फाइन. तो इसमें इस सीमेन में अगर स्पर्म प्रेजेंट भी होगा तो यू कैन नॉट सी, राइट. क्यों, क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक है. सो यू हैव टू सी अंडर माइक्रोस्कोप ओनली. गॉट इट. सो समाइनल प्लाज्मा एंड स्पर्म दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सीमेन. फाइन. और ये पर इजैकुलेशन में कितने स्पर्म्स होते हैं, 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स. फाइन. एंड एक्साइड डक्ट्स एंड ग्लैंड्स इज मेंटेन बाय व्हाट, उन दोनों का फंक्शन इज मेंटेन बाय एंड्रोजेंस. किससे मेंटेन होता है, एंड्रोजेंस. फाइन. समझा तुम्हें यहाँ तक, ओके. सो ये ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, लेकिन अभी भी तुम्हें फिर से बता दिया कि स्पर्म एक बार बन जाता है तो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा और कैसे फॉर्म होगा. फाइन. अब देखो, दिस इज एक्स्ट्रा, टोटली एक्स्ट्रा. हमें ये तो पता है कि स्पर्म बनने वाले बाय द प्रोसेस नोन एज व्हाट, स्पर्मेटोजेनेसिस. फाइन. लेकिन ये प्रोसेस कितना टाइम लेता है ये भी तो जानना ज़रूरी है, राइट. सो पूरा ये स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, कि स्पर्म बनने का जो प्रोसेस है, इट इज़ टोटल ऑफ 64 डेज. 64 डेज में तुम्हारे स्पर्म्स फॉर्म होते हैं.
राइट। सो एक बार स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म्स बन जाएंगे, रेटे टेस्टिस से, वासा एफ्रेंशिया से, इट विल रीच वे टू द एपिडिडिमिस। कहाँ पहुँचेंगे? एपिडिडिमिस में। अभी एपिडिडिमिस में वो 14 दिन और रहेंगे। कितने दिन और रहेंगे? 14 डेज और ज़्यादा रहेंगे, राइट। सो और 14 डेज एपिडिडिमिस में रह के वो क्या करेंगे? सो वहाँ पे रह के वो फुल्ली मेच्योर हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, मोटाइल बन जाएंगे, फाइन। एंड फिर अगर इजैकुलेशन नहीं होता है, राइट, अगर इजैकुलेशन नहीं होता है स्पर्म्स का, तो क्या होने वाला है? उधर ही या फिर अपने वैसा डिफरेंस में या एपिडिडिमिस में ये क्या हो जाते हैं? इट ब्रोकन डाउन, मतलब वो डिस्ट्रॉय होते हैं, एंड फिर बॉडी खुद अपने आप उसको क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब। लेकिन अगर इजैकुलेट हो जाता है तो जैसे ही मेल के बॉडी से बाहर आता है ये स्पर्म, आफ्टर फ्यू मिनट या आफ्टर फ्यू आज ये स्पर्म जो है वो क्या होते हैं? मर जाते हैं, राइट। अगर तुमने उसे स्टराइल कंटेनर में अगर तुमने उसे कलेक्ट किया है तो वो थोड़े टाइम तक रह भी सकता है, ऑलमोस्ट टिल 1 आवर और समथिंग, राइट। लेकिन अगर ऐसे ही नॉर्मली अगर इजैकुलेट हुआ है तो फ्यू मिनट में वो क्या होगा? स्पर्म मर जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर इजैकुलेशन फीमेल जेनाइटल ट्रैक में हुआ है एंड उस टाइम पे अगर सर्वाइकल म्यूकस का सिक्रेटिंग हुआ है फीमेल के वजाइनल ट्रैक में, तो ये स्पर्म जो है 3 to 5 डेज तक फीमेल के बॉडी में रह सकते हैं, राइट। कितना टाइम तक? 3 to 5 डेज। क्यों? क्योंकि सर्वाइकल म्यूकस जो है ये स्पर्म को क्या करेंगे? इट विल हेल्प टू मूव और इट विल हेल्प टू ट्रांसपोर्ट दिस स्पर्म टिल दी ओवम, मतलब कि वजाइना से, सर्वाइकल कैनल से, सर्विक्स से, यूट्रस से, फेलोपियन ट्यूब से कहाँ तक पहुँचाएगा? टिल दी ओवम, ताकि फर्टिलाइजेशन हो पाए। लेकिन अगर सर्वाइकल म्यूकस सिक्रेट नहीं हुआ है तो स्पर्म फीमेल बॉडी में जाके भी आफ्टर हाफ एन आवर और 40 minutes इट विल डाई। Got it till here? So this was totally extra which will help you in your entrance. Okay, so this was all about the sperm. फाइन। सो हमने गैमेटोजेनेसिस भी देख लिया। गैमेटोजेनेसिस किसका? मेल का। जो स्पर्मेटोजेनेसिस था, स्पर्म का स्ट्रक्चर भी देख लिया, उसके बारे में एक्स्ट्रा जो भी पॉइंट्स थे वो भी देख लिए, फाइन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम oogenesis के बारे में पढ़ेंगे जो फीमेल गैमेटोजेनेसिस है। ओके, फाइन। So till that, thank you and hope you understood.